हद है, ये तो आवाज ही नहीं आ रही होगी इनको। हाँ। क्यों ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त को ही हुआ है देश आजाद? क्या रीजन है इसके पीछे? एलाइड नेशंस? पढ़ा है? वर्ल्ड वॉर? हिरोशिमा नागासाकी? लिटिल बॉय फैट लेडी? पढ़ा तो होगा सब कुछ। क्या क्या डेट्स थी वो? डेट क्या थी मैम? हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराने की, एटॉमिक बम गिराने की। अभी अभी इतनी फेमस मूवी आई है, उसके बाद भी नहीं देख रहे हो तो क्या करोगे आप लोग? ओके, दैट डेट इज 6th of August and 9th of August, and whenever you add 6 plus 9 you have 15। तो उन एलाइड पावर्स का ये था कि जापान जैसी कंट्री को पता चलना चाहिए जिंदगी भर कि जब वो दुख ही मना रहे होंगे कि उनके देश के ऊपर इतना बड़ा आपदा संकट आया था, तो उसके जस्ट बराबर में जापान इतना ज्यादा दूर नहीं है, हम अपने देश की आजादी मना रहे होंगे। तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि याद रखना कि हमने किस तरीके से आपको हराया था, जापान वालों के लिए। यही यही चीज थी कि हमारे पास 1947 में 15th of August को चुना गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिटरली इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलो छोड़ो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1947 की। 1947 की अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता है इस टाइम हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिंदा थे सारे के सारे, और उसके बाद भी हमारे पास कुछ टाइम तक थे, सारे के सारे लिविंग कंडीशंस में थे। तब हमारे पास जमींदारी प्रथा चलती हुई आ रही थी। जमींदारी प्रथा, हमारे पास जेपी उसके खिलाफ लड़े। जेपी ने हमारे पास नया भूदान भूदान करके भी हमारे पास नई स्कीम्स चलाई थी। ये अगर हमने अगेन हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो जमींदारी को एबॉलिश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जमींदारी एबॉलिशन एक्ट लेकर आई। लाइक समझो ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। हमारी सोशलिस्टिक गवर्नमेंट का ही पहला एम था। बट मेरे पास अगर 3,000 बीघे है जमीन और आप लोगों के पास नहीं है, मैं क्यों दूंगा? मैं पागल थोड़ी हूं, मैं अपना रिसोर्स आपको दे दूंगा। लेकिन जेपी ने, मतलब जयप्रकाश नारायण ने, हमारे पास भूदान भूदान योजना थी उनकी पूरी की पूरी, कि जिनके पास ज्यादा जमीन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपनी जमीन को दान दे देंगे। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ, मतलब एक फेज ही अपने पास रखेंगे। ऐसा सुनने में अच्छा लग रहा है, आज के टाइम पे ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बट स्टिल वहां पर लिटरली उस टाइम के राजा महाराजाओं ने जमीन दी उनके कहने पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम, मतलब गवर्नमेंट भी अपने वेलफेयर करने के लिए, जमींदारी को एबॉलिश करने के लिए एक्ट लेकर आने लग गए। एक्ट लेकर आने के बाद क्या हुआ? लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 19 क्लॉज 1 क्लॉज F में राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा फंडामेंटल राइट था। अब सुप्रीम कोर्ट को धक्का लग गया कि क्या कह रही है सरकार, कह रही है कि हम जमीन लेंगे और यहाँ एक फंडामेंटल राइट दे दिया कि तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तुम्हारा अधिकार है। अब क्या किया जाए? सरकार को जमीन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में बोला कि फंडामेंटल राइट्स का पेमेंट नहीं कर रहे हो। जब नहीं कर रहे हो तो दैट सिंपली मीन्स कि लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के पास है। तो अब क्या किया जाए? सरकार बहुत बड़ी डायलेमा में आ गई। तो उस डायलेमा को ओवरकम करने के लिए सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, एबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी। इस चीज के लिए हमारे पास हमने क्या किया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, जिसमें हमने क्या बोला, क्या ऐड किया? 9th शेड्यूल। बहुत ही कंट्रोवर्शियल शेड्यूल है ये, बहुत ही कंट्रोवर्शियल। क्यों? इस शेड्यूल में हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? कोई भी एक्ट कंट्री के अंदर कोई भी एक्ट हो, लाइक पर्टिकुलरली कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी एक्ट हो, हमने उसको उठाकर अगर 9th शेड्यूल में डाला तो डेट विल बिकम इनजस्टिसेबल। अब आप उस एक्ट को चैलेंज नहीं करोगे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में, और अगर आप कोर्ट में चैलेंज कर भी रहे हो तो कोर्ट उसका फेवर
आपको नहीं देगी। तो ये था हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रहेगा क्यों आया? क्योंकि सबको प्रॉपर्टी प्यारी है यार। सबको पता है आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम होंगे, जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज वो उतना ज्यादा रिच। थोड़ा सा भी सस्टेनेबल सोचा होता है राजा महाराजाओं ने तो उनकी पीढ़ियां सुधर जाती। क्योंकि प्रीवी पर्सेस तो वैसे ही इंदिरा गांधी ने हटा लिया था आने वाले टाइम पीरियड में। लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 added ninth schedule to protect the land reforms, added ninth schedule to protect the land reforms and other laws including in it laws including in it from the judicial review from the judicial review empowering the state to make special provisions empowering the states to make special provision for the advancement of socially and economically backward classes advancement of socially and economically backward classes डन। नेक्स्ट लिखिए सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो अब समझना एक और चीज। जो बाइडेन ने कुछ अच्छा बयान दे दिया होगा और ज्यादा डाउन जा रहा है। जो बाइडेन जय हो जय हो। ओके, तो सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 यार, स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट ही तो है ये। देखो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को समझना क्या है ये कहानी। बाकी देखो इंपॉर्टेंट जो है ना उसकी कहानियां मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। देखो जस्ट आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन our whole states are divided into four categories like category A, category B, category C, category D। D में हमारे पास हमने डाला था सिर्फ और सिर्फ अपने अंडमान निकोबार वाले आइलैंड्स को। सी में हमारे डाला था कमिश्नरेट को। डी में डाला था गवर्नर्स को और पहले में डाला था हमारे पास स्टेट्स को। लाइक ये चीज हमारे पास था। अब यहां से ये क्या था, ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डाला था। याद है आपको? समझो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर मैं बात करता हूं, इट इज नथिंग बट स्टेट्स रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट। ओके, तो इससे पहले हमारे पास क्या है? स्टेट्स हैं ए बी सी डी के अंडर। बट ये क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर है। इसके जस्ट बाद क्या होता है कि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बनाने की एक होड़ चलती है। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बन जाता है। उसके बाद हमारे पास फैजल अली कमेटी बैठाई जाती है, जिसको प्रेशराइज करके बोला जाता है कि भैया आपको लिंग्विस्टिक बेसिस, कल्चरल बेसिस, रिलीजियस बेसिस के ऊपर स्टेट्स को फॉर्मुलेट करवाना है। तो उसकी वजह से हमारे पास उनकी रिपोर्ट आती है और वो बोलते हैं कि हाँ करा जा सकता है। और वहां पर भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी साथ में रखा था। अब यहां पर एक दिक्कत थी कि ऑलरेडी स्टेट्स का डिवीजन एबीसीडी के हिसाब से हो रखा था। अब यहां पर हमने इसको क्या चेंज किया? अब इन एबीसीडी वाले हिसाब को, अब ये जो एबीसीडी वाला हिसाब था इसको चेंज करके हमने एक एक्ट लेकर आए, इसको बोलते हैं स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट 1956। 1956 और इसके हिसाब से हमने अपनी कंट्रीज के को तोड़ा 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज के हिसाब से। तो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगेन बिकम इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज हमने यहां पर स्टेट्स की फॉर्मुलेशन को ही चेंज कर दिया। जहां हमने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स की कन्वीनियंस के
कन्वीनियंस के साथ साथ हम लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस को भी मायना देंगे। ठीक है, तो लिखिए सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। देखिए, एबॉलिश्ड द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, abolish the existing classification of state into four categories, that is part A, part B, part C, part D. That is part A, part B, part C, part D, and recognize them into 14 states and 6 union territories. इसमें एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा, extended the jurisdiction of high court to union territories. Extended the jurisdiction of high court to union territories. To union territories. Okay, so अब देखना, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट में मैंने आपको कई चीजें बताई थी, लाइक कि दो स्टेट्स की एक हाई कोर्ट हो सकती है। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है वहां पर सेकंड, जब नेशन एंड स्टेट्स में आपको समझा रहा था, वहां पर मैंने आपको एक और चीज बताई कि दो स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है। ये चीज बताई है मैंने आपको। अगेन मैंने एक और चीज बताई कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकता है। ये सब कुछ कहाँ इनॉग्रेटेड है, कहाँ रिटर्न में है? स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट में। अगर कल की डेट में क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है कि टू स्टेट्स हैव अ सेम मतलब कॉमन हाई कोर्ट, इट इज ट्रू और नॉट? यस, इट इज ट्रू। टू स्टेट्स हैव अ कॉमन गवर्नर, have a common joint public service commission. Yes, it is true. By seventh constitutional amendment act and state recognition act. यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि स्टेट के हाई कोर्ट की पावर इंक्रीज की गई है। ओके, नेक्स्ट लिखिए कि अब छोटे छोटे से हैं दो तीन, देन उसके बाद बड़े बड़े आएंगे अगेन। लिखिए, टेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनकॉर्पोरेटेड दादर एंड नगर हवेली, in the Indian Union, in the Indian Union. Next, 12th Constitutional Amendment Act. Okay, आप लोगों की इंग्लिश कैसी है? 12th की स्पेलिंग बताना। हाँ जी, आप TEW, ये तो बहुत ही गजब था। आपने सही में SBI का मेंस दिया है ना? वहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें उसमें आपको ये भी चेक करने आते हैं कि स्पेलिंग्स में क्या गड़बड़ है, आते हैं। ओके, और ये तो बहुत ही बेसिक सा था, मतलब SBI वालों के लिए तो ये लिटरली SBI, मतलब जो भी IBPS के लिए जा रहा है आइदर PO और क्लर्क, उनके लिए तो बहुत ही बेसिक है ये। लिख लीजिए, TWELFTH। ठीक है, इसलिए पूछा गया है आपसे। ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दामन दीव, इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दाम एंड दीव इन इंडियन यूनियन, इन इंडियन यूनियन। नेक्स्ट, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
gave the status of gave the status of state gave the status of state to Nagaland. To Nagaland. Then next, 14th Constitutional Amendment Act incorporated Puducherry in the Indian Union. Incorporated Puducherry into Indian Union. Next, provide for, इसी के अंदर लिखना, provided for creating of legislature, creation of legislature, creation of legislature and council of ministers for the union territories, for the union territories. ओके, यूनियन टेरिटरीज आप याद रखिएगा, उस टाइम मैक्सिमम हमारे पास जो स्टेट आज के दिखते हैं आपको वो यूनियन टेरिटरीज थी। लाइक मैं अगर बताना चाहूँ तो हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ देम। नॉट ओनली हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दामन दीव। चलो दामन दीव तो स्टिल है हमारे पास, पुडुचेरी भी स्टिल हमारे पास है, बट बाकी जो स्टेट्स अब स्टेट्स बन चुके हैं वो, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट, वो पूछा जाता है कि वो स्टेट कब बना है। लिटरली मेंस में तो आपसे पूछा ही जाता है कि आप जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दीजिए, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव बता दीजिए। तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी पढ़नी होती है उस स्टेट की, लाइक ऑफ हिमाचल एंड लाइक ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड भी कौन सा इंडिपेंडेंस के थ्रू ही बना हुआ था, ये तो बाद में फॉर्मुलेट हुआ है 9 नवंबर 2000। ठीक है, आगे लिखिए। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे पास हाई कोर्ट्स के रिलेटेड अमेंडमेंट किए गए थे। लाइक रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, आपको पता है कि बड़ा है, इट्स ब्रॉडर देन द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो रिट जुरिडिक्शन को जो इंक्रीज करने के पीछे अमेंडमेंट आता है वो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। अर्लियर उनकी जो एज थी रिटायरमेंट की, डेट इज 60 years, बट just after 15th constitutional amendment act age will increase to 62 years। ठीक है, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। लिखिए, enable the high court to issue writs to any person or authority, to any person or authority even outside the territorial jurisdiction, even outside the territorial jurisdiction, even outside the territorial jurisdiction, if the cause of action arises, if the cause of action arises within its territory, within its territory, इसमें लिखिए, increase the retirement age of judges, increase the retirement age of judges from 60 to 62, from 60 to 62। That's all। नेक्स्ट लिखिए 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लिखिए, abolish the system of election tribunals, abolish the system of election tribunals and vested the power to hear election dispute
and vested the power to hear election dispute in high courts. In high courts. नेक्स्ट लिखिए 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, ईयर 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 लिखते हुए चलना। मैंने 15th का ईयर बताया था, 14th किसका, कहाँ से नहीं बताया? ओके, 10th इज फॉर 1961, 12th इज फॉर 1962, 13th is for 1962, 14th is also from 1962, 15th is from 1963, and 19th is from 1966. Okay, now next, 21st Constitutional Amendment Act 1967। 1967 ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या हुआ था इसमें। 21st है ये। 21st है ये। सो कुछ याद आ रहा है आपको इसमें? ऑफिशियल लैंग्वेजेस में बताया था मैंने आपको ये। लिखिए, इंक्लूडिंग included Sindhi as the 15th language, including Sindhi as the 15th language in its schedule, 8th schedule। ओके, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 8th शेड्यूल को फर्स्ट टाइम मॉडिफाई किया गया है इसमें। ठीक है, आगे लिखिए 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969। ओके, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टेट विद इन स्टेट, विच स्टेट इज नोन एज स्टेट विद इन स्टेट। अर्लियर अर्लियर आज के टाइम पे तो नहीं होता है, लेकिन अर्लियर विच स्टेट इज नोन एज स्टेट विद इन स्टेट, दैट इज मेघालय। ओके, तो अब यहीं पे लिखना, फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑटोनोमस स्टेट, facilitate the creation of new autonomous state, that is Meghalaya, that is Meghalaya, within the state of Assam, within the state of Assam। नेक्स्ट लिखिए, तो आपने अभी तक 22nd भी हो गया आपका, तो याद रखिएगा 21st भी इंपॉर्टेंट है, 22nd भी इंपॉर्टेंट है। 21st is 1967 and 22nd is 1969। 21st is for the Sindhi as the 15th लैंग्वेज, एंड 22nd जो हमारे पास है स्टेट विद इन स्टेट की जो उपाधि दी गई है हमारे पास 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दी गई है मेघालय को। ओके, तो मेघालय किसके अंडर आ रहा है? मेघालय आ रहा है हमारे पास असम के अंडर। गॉट इट? तो ये छोटी सी चीजें हैं। नेक्स्ट लिखिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये वही आर्टिकल है जिसके बाद बड़े से बड़े केस के फैसले बदलवाने की कोशिश की गई थी। ये वही आर्टिकल है जिसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हम आर्टिकल 368 का यूज कर तो रहे हैं, लेकिन वो 368 के अंडर नहीं आ रहा है। ये वही आर्टिकल है जब इंदिरा गांधी को बोला गया बाय कोर्ट कि आप बेसिक चीजों को अमेंड नहीं करेंगी, तो उन्होंने कहा कि हम अमेंड थोड़ी कर रहे हैं, हम तो न्यू लेजिस्लेचर न्यू एक्ट्स बना रहे हैं, दैट्स कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 13। गॉट इट? तो कई हम उन्होंने क्या बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर रहे हैं, लेकिन उस अमेंडमेंट की जो कैटेगरी है वो आर्टिकल 13 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है। दैट सिंपली मीन्स इट इज नॉट एज फंडामेंटल राइट, सॉरी नॉट एज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, but as a simple law by which a constitution is amended।
बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, लिटरली बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाके बोला पागल समझे हो क्या। लिटरली ऐसे ही बोला। और केशव नंदा भारती केस में बोला कि जो तुमने किया है वो सब गलत है। लिखिए इसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट affirmed 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 the power of parliament to amend any part of constitution affirmed the power of parliament to amend any part of constitution including including fundamental rights, made it compulsory for president made it compulsory for president to give his asset made it compulsory for the president to give his asset as a constitutional amendment bill. Next is 26th Constitutional Amendment Act. 26th Constitutional Amendment Act. 24th का 1971 मैम, and 26th is again 1971. क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ है 26 से, that is abolition of privy purses. Abolition of privy purses and the privileges of the former rulers and the privileges abolition of privy purses and the abolition of privy purses and privileges of former rulers of the princely state. प्रीवी पर्सेस में आपको आजकल में ही समझा चुका हूं क्या था, है ना। प्रीवी पर्सेस में आपको बता चुका हूं, प्रिंसली स्टेट्स, राजा राजौड़े, ठीक है। तो इसमें कोई इशू तो नहीं है आपको। ओके नेक्स्ट लिखिए 28th of 1972, 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972। ओके, तो यहां से आपका थोड़ा सा क्रेज कम होगा आईएएस आईपीएस बनने का। दैट इज द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ abolish the special privileges of ICS officers, ICS officers, and empower the parliament to determine their service condition. And empower the parliament to determine their service conditions. Done. नेक्स्ट लिखिए। अच्छा एक और लिख लीजिए 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि शायद इस साल ये हो सकता है, क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ सीट हैं वो इंक्रीज करी हैं। ये जो नेक्स्ट हमारे पास डिलिमिटेशन बैठेगा उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करनी है लोकसभा की। तो मे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पिछली बार कब हुई थी। तो पिछली बार हुई थी 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के थ्रू, जिसमें हमने 525 से इंक्रीज करके 545 बनाई थी। ओके लिखिए, इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम increase the number of seat increase the number of Lok Sabha seat from 5 to 5 to 525 to 525 to 545। अच्छा, what is the length of Ganga? क्या है? उत्तराखंड में नहीं पूछ रहा हूं मैं।
ज्योग्राफी किसने पढ़ाई आपको? और मैं तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ध्यान नहीं लिखवाया होगा, क्योंकि वो ऐसी चीजें नहीं छोड़ता है। 2525, ओके, ऑल ओवर इंडिया 2525। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2525 कई बार पूछा गया है आपसे, कई बार पूछा गया। 2525 2525 किलोमीटर की ओवरऑल लेंथ है विद इन इंडिया। ठीक है, ये इसलिए भी दिमाग में आया मेरे क्योंकि हमने 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया तो वहां 525 लिखा हुआ था, तो मैंने आगे आगे एक टू और लगाया तो मेरे को गंगा की लेंथ याद आ गई। आगे लिखिए, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 35th छोड़ दीजिए, 36 लिखिए। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन, मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। याद है, इसी टेरिटरी को ऑप्ट करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से आर्टिकल ऐड किया था, दैट इज 2A। याद आया? छोड़ो, रिवीजन कर लेना, ठीक है, और फिर याद करना। नेक्स्ट लिखिए, 1975, 1975, एंड इट इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट लिखिए, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977, 37 में ही होगा, नहीं 75 ही है। 1975 made the declaration of emergency by president, make the declaration of emergency by president, make the declaration of emergency by president non justiciable, नॉन जस्टिसेबल। अब तो समझ ही रहे होंगे किसने किया होगा ये अमेंडमेंट। बिल्कुल, क्यों किया होगा ये अमेंडमेंट? क्योंकि उन्होंने तो ऐसा काम किया था। अब उन अगर ये जस्टिसेबल हो जाए तो भैया सरकार तो वैसे ही गिर रही है, मतलब गिर तो वैसे भी रही थी, लेकिन ये तो मुंह पे गिरने वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट लिखिए, मेड द promulgation, बुलाना, PROMULGATION, promulgation मतलब बुलाना वाला, ऑर्डिनेंस को प्रोमुलेट करते हैं वो चीज, ऑफ ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी एज, अगेन नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल। नेक्स्ट, इसी में एक चीज और ऐड कीजिए, empowered the president to declare different proclamation, different proclamation, different proclamation of national emergency different ground on different ground simultaneously, on different ground simultaneously। डन। नेक्स्ट लिखिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो एज यू ऑल नो, दिस इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां देखोगे कि सभी को चेंज कर डाला है। देखो, मैं सब कुछ नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ उतना लिखवाऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसको भी क्रक्स में लिखवाऊंगा, शॉर्ट में लिखवाऊंगा। ठीक है, लिखिए, ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 76 यार, किसका? हद है।
40 सेकेंड का नहीं याद है। 40 सेकेंड का है। क्या बोल दिया जो बाइडेन ने आज? कुछ तो बहुत बुरा बोला है इंडिया के लिए। 1 सेकंड रुको। अच्छा, याद है ना आपको जो बाइडेन सबसे ज्यादा ओल्ड प्रेसिडेंट है? 1 घंटा 13 मिनट की स्पीच दी है इस बंदे ने। ओके, नेक्स्ट लिखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। It gave effect to the recommendation of it gave effect the recommendation of स्वर्ण सिंह कमिटी। ओके, सो अच्छा खासा है ये। लिखिए, एडिट द थ्री न्यू वर्ड्स। ऑलरेडी मैं आपको प्रियम्बल में समझा चुका हूँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हैं। एडिट थ्री न्यू वर्ड्स। कौन कौन से हैं वो? अच्छा जी, अच्छा जी। सोवनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सोवनिटी? जस्ट बिकॉज कि every nation is sovereign at their independence। और सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नया 1100 समथिंग से चलता हुआ आ रहा है, मैग्ना कार्टा से। इट वाज सेकुलर, सोशलिस्टिक एंड इंटीग्रिटी एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज एडिट फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन। एडिट फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन एंड इन अ न्यू पार्ट दैट इज 4A। नेक्स्ट इज मेड द प्रेसिडेंट बाउंडेड बाय, कहां पर मैम, कहां रुके हैं? सर आवाज नहीं आ रही है।
आई थिंक अब आवाज आएगी। आवाज आ रही है आपको? आ रही है ना वहाँ पे? भगवान जाने। आ रही है सर। ओके, लिखिए नेक्स्ट। स्क्रूटनी। Curtail the power of judicial review and writ jurisdiction. Curtail the power of judicial review and writ jurisdiction. Curtail the power of writ jurisdiction and jurisdiction of Supreme Court. अरे, curtail the power of judicial review and writ jurisdiction of Supreme Court and High Court. Next, rise the tenure of rise the tenure of Lok Sabha from 5 years to 6 years. Rise the tenure of Lok Sabha from 5 years to 6 years. Added three new directive principles. Added three new directive principles, that is equal justice and free legal aid. That is equal justice and free legal aid. Next is participation of workers in management of industries. Participation of worker in management of industries and protection of environment, forest and wildlife. And wildlife. Protection of environment, forest and wildlife. Next, facilitated the proclamation of national emergency. Facilitated the proclamation of national emergency in a part of territory of India. In a part of territory of India. Extended one-time duration of president rule. Extended one-time duration of president rule in the state from 6 months to 1 year. From 6 months to 1 year. Next, लिखिए. Shifted 5 subjects from state list. Shifted 5 subjects from state list to concurrent list. ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, जहां मैंने आपको लिस्ट समझाया है, जहां पे मैंने आपको आर्टिकल 246, जहां पे मैंने आपको शेड्यूल 7 समझाया है, तो वहां पर मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, बट यहाँ पर लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए. दैट इज एजुकेशन फॉरेस्ट, एजुकेशन कॉमा फॉरेस्ट कॉमा protection of wildlife and birds, comma weight and measures and administration of justice and administration of wildlife बोला ना मैंने वाइल्ड लाइफ, मैंने बोला प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल कर लीजिए उसे, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स. नेक्स्ट इज weight and measurements and administration of justice.
Provided for the creation of all India judicial service. Provided for creation of all India judicial service. AIJS. AIJS, All India Judicial Service. Okay. So these are the things, these are the important things, और various things है इसमें include होने वाली, बहुत literally बहुत सारी, जो भी आपको समझना है कि इतना उटपटांग काम कहाँ हुआ है, याद रखिएगा, सुनिए, कहीं भी आपको समझना है कि ये उटपटांग काम कहाँ हुआ है, तो डाल देना उसे उठा के 40 सेकंड में, ठीक है। बहुत गजब गजब काम भी किए हैं यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं कि टेन्योर तो अपना बढ़ा है। प्रेसिडेंट को भी कहा कि भैया जहां इमरजेंसी लगानी है वहां 6 महीने की जगह आप साल भर तक के लिए लगाएंगे, और देखेंगे भी नहीं उस राज्य की तरफ। बहुत बढ़िया तरीके से काम हुआ। यही रीजन है कि इमरजेंसी हटनी तो थी ही कभी ना कभी। इमरजेंसी हटी, इलेक्शन हुए, इलेक्शन होते ही साथ हमारे पास जनता गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आ गई लाइमलाइट में। बस इतना जरूरत थी। जैसे ही हमारे पास जनता गवर्नमेंट लाइमलाइट में आती है, 40 सेकंड के मेजर प्रोविजंस को रीस्टोर कर देती है, नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर देती है। तो उससे पहले जो टेन्योर चल रहा था वही टेन्योर दोबारा अगेन चलना स्टार्ट हो जाता है। लिखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1977 इंपॉर्टेंट है, मार्केट इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज मैंने अभी भी बताया कि जुडिशरी से उसकी पावर भी कटेल कर दी गई। जुडिशरी से उसकी पावर ले ली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मींस हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिस्टोर किया। ठीक है, रिस्टोर्ड द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट in respect of judicial review and issue of writs. Done. Restore the restore the jurisdiction of Supreme Court and High Court in respect of judicial review, in respect of judicial review and issue of writs. Next लिखिए इसी के अंदर, deprive the parliament, deprive the parliament of its special powers, deprive the parliament of its special powers to make laws, to deal with anti-nation activities. Done. देखो नेक्स्ट लिखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें मैं प्रोविजंस नहीं लिखवाऊंगा, जस्ट बिकॉज जितने प्रोविजंस इसमें ऐड हुए थे 42nd में, उनको सबको उठाकर रिस्टोर कर लगभग 90% को उठाकर रिस्टोर कर दिया गया, तो इसलिए मैं नहीं लिखवाऊंगा। सिर्फ इसमें एक लाइन लिखिए, लिखिए, इनेक्टेड बाय द जनता गवर्नमेंट, enacted by the Janta government mainly to nullify some of the other, nullify, nullify, nullify some of the other destructions introduced by 42nd Constitutional Amendment Act, introduced by 42nd Constitutional Amendment Act. Done. Next लिखिए 52nd Constitutional Amendment Act 1985. आगे लिखिए, एक ही लाइन में खत्म करना, पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट्स ऑल। ये क्योंकि रिसेंटली अभी भी करवाया मैंने 4 दिन पहले, तो ये आपके दिमाग में होगा अभी भी, मेरे को ऐसा फील होता है ना। रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या आप लोग?
खाली पढ़ने पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, रिवीजन भी होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसकी कहानी भी मैंने आपको कल बताई थी टीएन सेशन की कहानी के थ्रू। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर है इसका 1989। रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। आगे लिखिए। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंट्रोड्यूसिंग कॉन्करी, it's a kind of language, okay? Introducing Konkani, Manipuri, and Nepali language, and Nepali language and Nepali language in the 8th schedule, and total number of language increased to 18, and total number of language increased to 18. मैम 1992, 1992, ये वही है हर्षद मेहता का स्कैम। ठीक है। आप तो कॉमर्स, आप दोनों कॉमर्स वाले हैं। आप आपने साइंस लिया था? सीरियसली? स्केप वेलोसिटी कितनी होती है? ग्रेजुएशन में? ओके, लिखिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैं इसमें कुछ नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि पंचायती राज मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, तो इसके आगे सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए, पंचायती राज। 74th, एक लाइन लिख लीजिए, अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है। तो इसमें मैं लिटरली आपको इतना लिखवाने की कुछ मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है आप लोगों के ऊपर। नेक्स्ट लिखिए। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगेन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट एज द होल पॉलिटी इज, जस्ट बिकॉज यहीं से हमारे पास एजुकेशन रिलेटेड राइट्स आते हैं। लिखिए। मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, made elementary education a fundamental right. The newly added Article 21A, the newly added Article 21A, that's all. इसमें लिखिए, change the subject matter of, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, change the subject matter of Article 45 in DPSP, DPSP। इसके अंदर फर्दर एक पॉइंट और लिखिए, added a new fundamental duty under Article 51 clause A। डन। 2002, 2002, उसी टाइम तो चल रहा था, तब से लेके 2009 तक चल रहा था। स्कूल चले हम, याद है हल्का फुल्का बचपन में जब आपने पहली बार टीवी देखा होगा, तो यही ऐड था, एक पेंसिल होती थी, पेंसिल में आगे लड़की पीछे लड़का बैठा होता था, और स्कूल चले हम। उस टाइम एक और ऐड आता था, व्हाट एन आइडिया सर जी, एक उसका भी आता था, बिग बुक वो, कछुआ भैया तो अडॉप्टेड है, याद है आपको? बिग बबूल, बड़े काम की चीज। हाँ, तो समय की टाइमलाइन को देखते हुए चलो, मतलब टाइमलाइन को देखते हुए चलो,
उस समय पे जो चीज प्रिवेल कर रही होती है उसी चीज के थ्रू ऐड बनाए जाते हैं। आगे लिखिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टूडेज सिनेरियो। विच वन? 91st 2003, मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ एंटी डिफेक्शन में। लिखिए। The total number of ministers, including prime minister in central, the total number of ministers, including prime minister in the central council of minister, the central council of minister shall not exceed 15% of total strength, shall not exceed 15% of total strength of Lok Sabha. Done. सेम चीज है हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए भी। सो लोकसभा के लिए आर्टिकल लिख लीजिएगा, इट इज आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्लॉज ए, जो मैंने अभी आपको बताया है। इट वॉज इन आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्लॉज ए। डन। सेम स्टेटमेंट है, सेम डिटो सेम है। वहां पर हमारे पास क्या है, एक जगह पर हमें प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर है, और सेंट्रल काउंसिल की जगह स्टेट काउंसिल है। इट वॉज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 164 क्लॉज ए, 164 क्लॉज 1 क्लॉज ए, 164 क्लॉज 1 क्लॉज ए। स्टेटमेंट आप खुद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, including four more languages in 8th schedule, including four more languages in 8th schedule. They are Bodo, B-O-D-O, Bodo, Dogri, Maithili, and Santhali. Maithili मतलब Maithili and Santhali. Maithili and Santhali. Santhali. Done. Now, total number of total number of constitutionally recognized language will become 22 in number. Done. Next लिखिए। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगेन ये भी मैं आपको बता चुका हूं कोऑपरेटिव समझाते समय, ठीक है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट gave a constitutional status and gave a constitutional status and protection to cooperative societies and protection to cooperative societies that's all। नेक्स्ट लिखिए। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 that is GST Council as a federal institute, GST Council as federal institute, the GST Council established under GST Council established under Article 279, नेक्स्ट लिखिए। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009
सॉरी 2019, 2019 देखिए, extend the deadline for extend the deadline for cessation, CESSATION, cessation for the reservation of seat for the reservation of seat of SC and ST for 10 years. SC and ST for 10 years. इसी में एक और पॉइंट ऐड कीजिए, remove the provision of remove the provision of adding Anglo Indians in Lok Sabha and and in state legislative assemblies respectively. State legislative assembly respectively. Done. So here we complete our all constitutional amendment acts. देखो, न्याय संहिता वाला भी मैं करवा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट द थिंग इज वो अभी न्यूज में है, तो वो आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए लाइक नारी सशक्तिकरण बिल वो भी मैं आपको लिखवा सकता हूँ, लेकिन अगेन वो न्यूज में है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर, तो वो आपको करंट अफेयर में चेंज मतलब करवाया जाएगा, इसलिए मैं आपको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ वो चीज। तो बाकी अब अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। 1997, 92 हमारे पास होता है, टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2002, 92nd ना, 92nd है 2003, और 97th है 2011। डन। कुछ पूछना है आपको इनमें से? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, यू हैव 2 मिनट्स। नहीं पूछना तो here comes your polity end.